ध्यान दो बेटा इधर देखो, कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे, प्रत्यावर्ती धारा का मीन वैल्यू पढ़ लिए थे, यानी कि औसत मान पढ़ लिए। क्लियर? इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बार भी लिख सकते हैं, आई ए भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे लिखते हैं। और ये किसके बराबर आया था तो आप बताओगे 0.637 इंटू आई नॉट, यही तो आया था। अच्छा ये किसके लिए था तो हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए बेटा? अर्ध चक्र के लिए। अगर ये धनात्मक अर्ध चक्र के लिए होगा तो धनात्मक आएगा, क्या आएगा बेटा? और ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए होगा तो ऋणात्मक आएगा। और एक पूर्ण चक्र की बात करेंगे तो एक पूर्ण चक्र में एक धनात्मक चक्र आता है और एक ऋणात्मक चक्र, कुल योग कितना हो जाएगा? 0। तो पूर्ण चक्र के लिए बेटा आई मीन कितना होता है? 0। इसके लिए पूर्ण चक्र। चलो अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया एक अर्ध चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र के लिए जो उसका औसत मान होता है, जो उसका औसत मान होता है वो शिखर मान का कितना प्रतिशत होता है, यानी आई नॉट का कितना प्रतिशत होता है, इस तरीके से कोई आपसे पूछता है तो उसका जवाब आप दे देना 63.7%। 100 से गुणा करा दो, इसमें पता चल जाएगा ना। देखो तरीका भी बता रहा हूँ, आप करिए कि आप मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, माना जो आई मीन है बेटा, आई मीन किसका पूछ रहा है तो प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान का ही तो पूछ रहा है। तो आप मान लेना, माना आई मीन शिखर मान का x% है, कितना है बेटा? ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं भैया कि शिखर मान का x% बराबर किसके होगा? आई मीन। ये किसके लिए निकाल रहे हो पता है ना? हाफ साइकिल के लिए, अर्ध चक्र के लिए। क्लियर? ऐसा कर लेंगे तो आई नॉट का मतलब बेटा गुणा x, प्रतिशत का मतलब बेटा प्रति 100, यही तो होगा। ओके, बराबर आई मीन की वैल्यू तो आप अर्ध चक्र के लिए निकाल ही चुके हो, कितना है? 0.637 इंटू आई नॉट। आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, 100 का उधर गुणा होगा तो इसलिए x बराबर 100 का इसमें गुणा करोगे तो हाँ 63.7% इतना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पढ़ोगे? 63.7%। बता सकते हो आराम से कि भैया एक अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है उसके शिखर मान का केवल 63.7 अप्रॉक्सीमेट 64% ही होता है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? चलो ये हो गया भाई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसको बेटा शॉर्ट में बोलते हैं RMS वैल्यू। क्या बोलते हैं? देखो रटना नहीं है, जैसे पूरा लॉजिक है। R का मतलब होता है बेटा रूट, क्या होता है? और M का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब औसत, पता है ना? ओके, माध्य या औसत। और S का मतलब होता है बेटा स्क्वायर। स्क्वायर। क्लियर? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और जब हिंदी में पढ़ना होगा तो उल्टा पढ़ोगे, इधर से वर्ग, क्या पढ़ोगे बेटा? वर्ग माध्य मूल मान। लो, क्लियर है? ठीक है, तो ये मतलब तो आपको समझ में आ गया कि RMS जो वैल्यू होगी उसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे, और अगर हिंदी में बोलना है तो वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर है? यही आपको निकालना है, और इसकी परिभाषा भी इसी पर आधारित है। आराम से इसकी परिभाषा भी दे सकते हो। आप बोल सकते हो एक पूर्ण चक्र के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का वैल्यू तात्क्षणिक मान होता है आई, इसका क्या करना? पहले स्क्वायर, क्या करना बेटा? उसके बाद फिर मीन, मीन का मतलब औसत। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर क्या कर लेना? रूट। यही हो गया वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर है? चलो तो परिभाषा लिख लेते हैं, बड़ा आसान है इसका, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। आप बताओगे क्या लिखोगे? एक पूर्ण चक्र
के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का, ऐसे लिखो, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, तात्क्षणिक धारा को किससे लिखते हो बेटा? आई से। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्लियर है? वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के, देखो मैंने कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा, स्क्वायर, पहले क्या किया गया बेटा? वर्ग, उसके बाद फिर मीन, औसत, फिर उसके बाद रूट, वर्गमूल। क्लियर? तो हम लोग बोलेंगे क्या? एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या लिखेंगे बेटा? वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा? RMS वैल्यू कहते हैं। पूरा परिभाषा पढ़ना बेटा, समझ में तो आ रहा है ना? ओ तो ये हो जाएगा आपका एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, और इसको रटने की जरूरत नहीं। अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो आप बता सकते हो, अर्थात जो धारा का RMS वैल्यू होगा, यानी IRMS, तात्क्षणिक धारा आई ही तो है, तो IRMS वो किसके बराबर होगा? तो आप बताओगे प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। आई हो गया, बात समझ में आ रही है? इसका क्या करिए बेटा? स्क्वायर, स्क्वायर के बाद औसत ले लीजिए, बार लगा दिए, और फिर इसका क्या करना है? वर्गमूल, इसी के बराबर होगा। तो इसको आप बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? और फिर आई स्क्वायर का औसत निकाल लेंगे हम लोग। औसत निकालने का आपको विधि कल बताया गया है, ठीक है ना? हाँ, समाकलन से। चलो अभी निकालते हैं, देखते हैं। तो आप बताओगे ना, एक पूर्ण चक्र, भाई औसत हम लोग बताएंगे ना कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो एक पूर्ण चक्र के लिए कहा गया है, तो एक पूर्ण चक्र के लिए हम लोग औसत निकालेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे एक पूर्ण चक्र के लिए, अब किसका निकालेंगे? तो AC धारा के वर्ग का औसत। AC धारा के वर्ग मतलब आई स्क्वायर होगा, और इसका औसत लेंगे। क्लियर है? तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर यह AC धारा ले लिए, इसका वर्ग कर दिए, और इसका औसत ऐसे लिखो, या फिर आई स्क्वायर करके ऐसे मीन लिख देना। बात समझ में आ रही है? या फिर आई स्क्वायर करके एवरेज लिख देना, यानी कि पहले वर्ग करेंगे फिर औसत लेंगे। तो हम लोग यही लिख कर चल रहे हैं, ठीक है ना? बाकी आप चाहे जैसे लिखें। अच्छा, औसत निकालना आपको कल सिखाया गया, ये किसके बराबर होगा? तो आप आराम से बता सकते हो बराबर। भैया किसका औसत ले रहे हो? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत ले रहे हो, तो जिस राशि का औसत ले रहे हो उसको जोड़ोगे ना,
हाँ, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत ले रहे हो तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग को जोड़ना, और जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन करना। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये फंक्शन किसका है? तो प्रत्यावर्ती जो धारा है वो किसका फलन है बेटा? टी का, भाई टाइम का है। तो किसके सापेक्ष समाकलन करोगे? टाइम के सापेक्ष। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक औसत ले रहे हो? तो एक पूर्ण चक्र के लिए, सब कुछ समझना बेटा, रटना कुछ भी नहीं। तो एक पूर्ण चक्र ये हुआ, और एक पूरा चक्कर लगाने के लिए इसको अपने आवर्त काल के बराबर समय लेना होगा। यानी कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। तो लिमिट क्या लगाओगे इस पर? 0 to t। ये बात भी समझ में आ रही? हो गया, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग को आपने जोड़ दिया। कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। और फिर जो अपर लिमिट है बेटा t, उसी से क्या कर देंगे? हो गया। फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बस यही आप सॉल्व कर लो, आपको आई स्क्वायर का औसत मिल जाएगा, और फिर वो वैल्यू उठा के इसमें रख देना, आपको आरएमएस वैल्यू भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एक स्टेप यहीं पर लिख ले रहे हैं, ध्यान देना बेटा। आप इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू, देखो हर से टी को आप बाहर कर लो, ले रहे ना, अंश से एक ले लिए। अच्छा, यहाँ बचेगा क्या? 0 to t, लिमिट हो गया। आई स्क्वायर क्या बच रहा है बेटा? तो आप बता सकते हो, चूंकि आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू है। तो जहाँ पर आई लिखा है बेटा वहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखना, और उसका क्या है? स्क्वायर। तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कि आई नॉट का स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर, और इंटू साइन ओमेगा टी का भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, और इंटू डी। बात समझ में आ रही बेटा? ओके। तो जितने हमारे मैथ वाले बच्चे हैं वो बताएं भाई इसका समाकलन कैसे करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? है ना? चलो, कांस्टेंट क्या है? आई नॉट स्क्वायर, ये तो शिखर मान है ना, इसका वर्ग जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसको आप बाहर कर लीजिए। तो आई नॉट स्क्वायर को आप बाहर करिए, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर आई स्क्वायर का औसत बराबर किसके होगा बेटा? 1/t था। अब यहाँ से आई स्क्वायर भी बाहर ले लोगे तो एक में गुणा हो जाएगा, आएगा क्या बेटा? आई नॉट का स्क्वायर बाई टी, ये तो हो गया यहाँ तक। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगा? 0 to, अंदर क्या बचेगा बेटा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या मिला आपको? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इंटू, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन बताओ बेटा आप। हाँ हाँ, माइनस, आप बताओ भैया। क्या बेटा? तुम बताओ भाई मिश्रा जी, अरे तुम्हारे पास भी आ रहे हैं, बताओ, आप बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा है, इसका समाकलन हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया गया। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या बेटा? रुक, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। चलो ध्यान देना, करना क्या है आपको, ध्यान देना बेटा। हम सभी जानते हैं cos 2 थीटा बराबर होता है, यहाँ पर समझा दे रहे हैं, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसके 4 फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। बात समझ में आ रही है? और जैसे हमको जरूरत होती है हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि लगाते हैं। तो हम लोगों को किसकी जरूरत है? साइन स्क्वायर थीटा की। तो आप कह सकते हो सर यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो जगह मिल गया।
बाकी दो फार्मूला भूल जाओ। अब इसमें से हमको लगाना है तो इसको तो हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर हमको cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, फिर नौटंकी स्टार्ट होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये भी गया। अब बचा कौन सा? यही तो बचा। तो यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है और cos 2 थीटा के फॉर्म में मिल जाएगा आपको वैल्यू, और उसका समाकलन हम लोग कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये करना होगा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यही फार्मूला क्यों लिख रहे हैं बेटा, बाकी की जरूरत नहीं है अभी आपको। हाँ भाई, आप बताओगे चूंकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, हमको साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म चाहिए, ये माइनस का इधर आएगा प्लस ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 बचा है और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस cos 2 थीटा। ये बात भी समझ में आ रही? हमको 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो इसलिए 2 यहाँ पर देखना गुणे में उधर जाएगा, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? तो जहां पर बेटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पर लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। एक चीज समझना होगा कि यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा है। क्या लिखा है बेटा थीटा की जगह? तो RHS में भी जहाँ थीटा है वहां ओमेगा टी लिख देना, फार्मूला बन गया। क्लियर है? वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, चलो यहाँ पर लिखेंगे। तो अब आई स्क्वायर का औसत यानी जो तात्क्षणिक मान है प्रत्यावर्ती धारा का, उसके वर्ग का औसत बराबर होगा किसके? तो आप बताओगे आई नॉट स्क्वायर बाई टी और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? 1 माइनस cos 2 इंटू, भैया थीटा की जगह पर यहाँ क्या लिखा है? ओमेगा टी। तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? ओमेगा टी, और अपॉन क्या है बेटा? यही तो है, और इनटू डी। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे चल रहे हैं, अगला स्टेप देखिए। हाँ, आई स्क्वायर का औसत बराबर होगा किसके? एक काम करना, 2 तो बाहर कर सकते हैं ना हर से, ओके, तो हर से 2 बाहर कर लेना, तो यहाँ पर मिलेगा क्या? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। क्लियर है बात? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, अंदर क्या बचा? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और इंटू टी। क्लियर है बात? एक स्टेप और कर लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं, तो इसका भी समाकलन हो जाएगा और इसका भी। क्लियर है ना? तो यहाँ पर लिखना, तुम्हारा बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग रहा है इसका, आज तुम सबका तबीयत खराब करोगे। देखो बेटा, आई स्क्वायर का औसत बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। ये बात समझ में आ रही है? और इसमें भी कोई है अंकित बता रहा है कि हमारी भी तबीयत कम खराब थोड़ा है। चलो भाई ध्यान देना बेटा, इतना लिख लिए। अब उसके बाद देखना अंदर ये ब्रैकेट हम ऑफ कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? ये छोटा वाला, तो एक का भी समाकलन होगा किसके सापेक्ष? dt के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t 1 और dt का अंदर गुणा होगा तो इंटू dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t cos 2 ओमेगा t और dt का इसमें गुणा होगा तो इंटू। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? तो एक का तो आराम से कर लेंगे, dt का एक में गुणा कराओगे dt होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर y, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर t हो जाएगा। बचता है इधर का। अच्छा, एक तरीका तो हमको पता है, तरीका क्या? फार्मूला पता है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता था बेटा? साइन x प्लस सी। लेकिन अगर कोण का कोई गुणांक हो, बात समझ में आ रही है, तो आप लोग बढ़िया से मान के सॉल्व कर लेते हो। लेकिन आप लोग समझिएगा,
डायरेक्ट कि अगर कहीं पर जैसे a इंटू एक्स हो गया इंटू डी एक्स, इस तरीके से दिया है, क्लियर है ना, कोण का गुणांक ये दे दिया गया, तो आप करना क्या, वही फार्मूला रहेगा, क्या होगा, साइन ए एक्स, बस a से भाग कर देना प्लस। बताओ ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे यहाँ पर कर देंगे, t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, t का गुणांक क्या है, 2 ओमेगा, क्या है बेटा, तो 2 ओमेगा से भाग कर देना, साइन पूरा का पूरा रहेगा कौन, साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा, हो गया समाकलन, ठीक है ना, आसान हो गया। चलो अब तो हम लोग समाकलन कर सकते हैं, तो अब करते हैं, ये सब हटा दे भाई, ये सब फर्स्ट बैच वाले पढ़ चुके हैं। ओके, हाँ भाई, किसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत, और वो बराबर किसके था, देख लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, किसके बराबर बेटा, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ t, क्या था बेटा, हाँ भाई ध्यान देना, क्या था बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही तो था, तो dt का समाकलन क्या होगा, t, और लिमिट क्या है, 0 टू t, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका समाकलन कितना हो जाएगा, t, और लिमिट क्या था बेटा, 0 टू, फिर माइनस cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी, इसका समाकलन करेंगे, तो भैया cos ax का समाकलन होता है sin ax बाई ए, तो वहां पर भी हम लोग लिख देंगे sin 2 ओमेगा t, यही तो होगा, और बटे 2 ओमेगा, क्या होगा बेटा, और लिमिट क्या रहेगी, 0 टू, हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अगला स्टेप देखो, बढ़िया डेरिवेशन है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, अभी लिमिट मत अप्लाई करो, अभी रोक दो थोड़ी देर के लिए, दोनों का एक साथ कर देंगे, 0 टू t माइनस, यहाँ हर से हम लोग 2 ओमेगा बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर तो लिमिट अप्लाई होगा नहीं, लिमिट किस पर अप्लाई होगा, t, यही तो वेरिएबल है, ओके, तो 1 अपॉन 2 ओमेगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, साइन 2 ओमेगा टी, और लिमिट क्या रहेगी, 0 टू t। एक काम करना बेटा, अभी जब लिमिट अप्लाई करोगे आवर्त काल के टर्म में, क्लियर है ना, तो ओमेगा को भी आवर्त काल के टर्म में चेंज कर देते हैं और डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देते हैं। एक काम करना, आप बताओगे, हम सभी जानते हैं, पता नहीं जानते कि नहीं, लेकिन फिर भी लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई, पता है ना सबको, तो भाई जहां पर ओमेगा लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी। बताओ अब बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है। अब आप पूछ सकते हो सर यहाँ पे ओमेगा की जगह क्यों नहीं लिखे 2 पाई बाई टी, आप रख देना भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पूरा पूरा जीरो होने वाला है, बात समझ में आ रही है, अभी ये पूरा जीरो होने वाला है टर्म ही, तो जीरो से गुणा किसी चीज में कराओगे जीरो हो जाएगा, तो फालतू का मेहनत करने का कोई मतलब, नंबर एक्स्ट्रा थोड़े ना मिलेगा, हाँ तो बस इतने से काम चलाना, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, अभी ये 2t टूट ही नहीं रहा है, t की जगह क्या लिखेंगे बेटा, अपर लिमिट, माइनस फिर t की जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, हो गया भाई, माइनस 1/2 ओमेगा इंटू साइन 2, देखना बेटा 2 का 2 में गुणा हुआ कितना होगा, 4 पाई बटे टी, इतना हो गया, और स्मॉल टी की जगह पर ही तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, तो स्मॉल टी पर क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट यानी कैपिटल टी, माइनस फिर साइन 2 कितना होगा बेटा, 4 पाई बटे टी, और फिर स्मॉल टी पर अब क्या रखेंगे, बताओ बेटा, हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने अप्लाई कर दिया ना पूरा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू
आई 0 का स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पर t में से 0 जाएगा बेटा, क्लियर है, माइनस 1/2 ओमेगा, ठीक है भाई। t से t क्या होगा, कैंसिल, 4 पाई। मैंने आपको सिखाया है साइन 0 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 1000 पाई, 0, सबकी वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, निकालने की जरूरत, तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 0 माइनस, और 0 से 4 पाई बाई टी में गुणा होगा 0, और साइन 0 की वैल्यू हो गया ना 0। अब 0 में से 0 घटाएंगे तो 1000 थोड़ा मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 से इस पूरे को गुणा कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 घटाने का कोई मतलब और ना ही जोड़ने का, केवल t बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t और इंटू टी, क्लियर है। और यहाँ क्या था भाई, इसको तो भुला ही गए, आई स्क्वायर का औसत क्या हुआ, ये इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, 0 में से 0 जाएगा, 0 0 से गुणा कराएंगे पूरा 0, और इसको जोड़ने घटाने का कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, केवल t बचेगा। और t से ये क्या हुआ, थोड़ा ठीक से काटें ताकि दिखाई दे कौन कटा है, ठीक है। तो आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, ये आपको मिल गया, क्या मिला, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत। और इक्वेशन फर्स्ट में चले जाओ, अब इन सबको इधर कर दो, हाँ बेटा आप बताओगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में आप देखोगे तो आई आर एम एस है, क्या है बेटा, हाँ, तो आई का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको लिखना है, वो किसके बराबर होगा, प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान के वर्ग के औसत के वर्गमूल के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे, हम सभी जानते हैं आई आर एम एस बराबर किसके था भैया, तो आप बताओगे तात्क्षणिक धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल के बराबर, कोई बात नहीं, आई आर एम एस बराबर ये अंडर रूट आई स्क्वायर का औसत आपने निकाल लिया, आई स्क्वायर का औसत बराबर किसके आया बेटा, आई नॉट का स्क्वायर बाई, यानी शिखर मान जो था उसी का स्क्वायर किया गया और उसी को 2 से भाग कर दिया गया। तो यही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, कितना आएगा बेटा, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, तो सॉल्व इट भैया, आई नॉट का जो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, आई नॉट, और 2 का वर्गमूल की जगह आप अंडर रूट 2 लिख देना, बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू होगी किसकी, हाँ भैया आई आर एम एस, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, है ना, लेकिन बड़े काम की है ये चुहिया, बड़ा नंबर दिलाएगी आपको, इस पर न्यूमेरिकल आता है बेटा, ध्यान देना। अभी देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू आई नॉट लिख सकते हैं ना, हाँ, तो 1 को अंडर रूट 2 से भाग करेंगे, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो जब भाग करोगे तो आपको मिलेगा 0.707 और इंटू क्या नाम है इसका, आई नॉट, और ये आपका हो गया एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, क्लियर है। इसी प्रकार एक चीज और लिख सकते हो आप बेटा, ठीक इसी प्रकार एक पूर्ण चक्र के लिए VRMS, ध्यान देना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान सेम आएगा, V0 अपान अंडर रूट, और ये भी किसके बराबर होगा, 0.707 और इंटू, बताओ बेटा ये बात समझ में आ रही है, इस पर आप लोग न्यूमेरिकल खूब करोगे, ठीक है।
कोई भी पूछ लेता है आपसे जनरली। यहाँ पर भी बता सकते हो, आपसे कोई पूछे कि भैया प्रत्यावर्ती धारा का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है एक पूर्ण चक्र के लिए, वो उसके शिखर मान का कितना प्रतिशत होता है, तो 70.7। भाई 100 से गुणा करा देना। इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मान लेना कि जो IRMS वैल्यू होता है वो I0 का x% होता है। यहाँ पर देखना बेटा, क्या मान सकते हैं हम लोग, IRMS I0 का कितना है बेटा, x% है। और अगर ऐसा है तो आप लिखना I0 का x%। अभी तो आपने माना है, इसको क्या किया है आपने, माना है, तो अगर है तो बराबर होगा। तो आपने लिख दिया I0 का x% बराबर किसके होगा, IRMS। और I0 का मतलब गुणे x प्रतिशत का मतलब प्रति 100 बराबर IRMS की वैल्यू आपके पास रखी हुई है कितना, 0.707। अरे भाई इंटू I0 इतना ही तो होता है। तो I0 से I0 क्या होगा, कैंसिल। और x की वैल्यू निकालना है तो 100 का इसमें गुणा कराना, क्या होगा 70.7%। हाँ तो गया आंसर। x प्रतिशत का मतलब I0 का 70.7 कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट 71% होता है। अब मजे की बात सुनना, जो आपके घर में प्रत्यावर्ती धारा को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है या फिर अमीटर होता है, असल में वो उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता, यही RMS वैल्यू बताता है। बात समझ में आई? यानी कि जो एक्चुअल धारा होती है, एक्चुअल धारा नहीं, आप कह सकते हो जो उसका शिखर मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, जो आपका अमीटर या वोल्ट मीटर होता है उसका 70% वहां पर वैल्यू दिखाता है आपको। बात समझ में आ रही है? शिखर मान का। जैसे आपने कहा कि आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई है, जो आपको 220 वोल्ट दिखाया जाता है ना, असल में वो उसका जो अधिकतम मान अगर आपको निकालना है कि वोल्ट मीटर जो बता रहा है आपको, अच्छा शिखर मान कितना होगा प्रत्यावर्ती धारा का, तो 311 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग सॉल्व करके देखें। तो ये बात तो समझ में आ गई। अगर ऑप्शनल आए तो कर ले जाओगे, क्लियर है ना? तो ये कर लेना, इसको हटा दें, बस ये केवल समझने के लिए था कि लिखा रहने दें, बस आप समझ लेना कि ये है क्या। चलो भाई आगे चलते हैं और आपको दो चीज समझाते हैं। एक तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो आप ध्यान देना बेटा, IRMS वैल्यू लिखते हो, और देखना बेटा जो यहाँ पर आप VRMS वैल्यू लिखते हो, असल में इसको दो नाम से और बुलाते हैं और न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा निकालना है, हमको पता भी है कि नहीं। तो आपको सब पता है बेटा, आप यहाँ लिखना IRMS को आप I वर्चुअल लिख सकते हो, यानी कि आभासी मान। अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, RMS वैल्यू पूछा जा रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। या फिर आपसे पूछा जा सकता है I इफेक्टिव, तो प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान का मतलब RMS वैल्यू ही, क्लियर। और ये किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे I0/√2 या फिर बेटा 0.707 और इंटू I। ठीक इसी प्रकार से VRMS पूछा जा रहा है तो आप बताओगे V वर्चुअल, यानी कि आभासी, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा V इफेक्टिव। और ये किसके बराबर होता है, तो V0/√2 इज इक्वल टू 0.707 और इंटू V0। ये बात समझ में आ गई। अब आप देखना बेटा तीसरा कंसेप्ट, आपको जो घर में वोल्ट मीटर बता रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, कितना बेटा, असल में ये वैल्यू आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा, RMS वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू या फिर आप इफेक्टिव वैल्यू बोल सकते हैं, ये आपको बता रहा है। और अगर आपको पता करना है कि शिखर मान कितना है, जो घर में हमारी सप्लाई है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान कितना है, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि VRMS जो होता है बेटा वो V0/√2 के बराबर है, क्लियर है। तो जहां पर VRMS लिखा है वहां पर आप लिखना V0/√2
इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 220, और वी नॉट आपको चाहिए तो वी नॉट इज इक्वल टू 220 गुणे √2, और हम सभी जानते हैं बेटा चूंकि √2 इज इक्वल टू 1.414, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे मल्टीप्लाई कराओगे तो अप्रॉक्सीमेट 311 है, 311.1 करके आएगा, अप्रॉक्सीमेट 311 वोल्ट। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ बेटा देखना 220 गुणे √2 कितना आ रहा है 311.1, वही 311 वोल्ट। तो ये आपके घर में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका शिखर मान। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। एक मजे की बात और है, वो भी देख लो यहीं पर। हाँ ऐसे पूछा जाता है, आप सभी आवृत्ति पढ़ चुके हो, प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवृत्ति आपने पढ़ा है ना। आपने कहा है कि 1 सेकंड में जितना साइकिल पूरा करती है, या फिर 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या, वही तो हुआ ना, क्या होगा उसका आवृत्ति होगा। और जो भारत में हम लोग यूज करते हैं बेटा प्रत्यावर्ती धारा, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है बेटा, यूएसए में जो यूज होता है उसके लिए 60 हर्ट्ज होता है। क्लियर है ना। अभी के लिए हम लोग कितना जान रहे हैं, अपने यहाँ का देख रहे हैं 50 हर्ट्ज। अब आप सब जान रहे हो कि प्रत्यावर्ती जो धारा है बेटा, प्रत्येक साइकिल में उसको 2 बार करंट कितना मिलता है 0। यहाँ पर धारा का मान 0 होगा और यहाँ पर प्रत्येक साइकिल, एक साइकिल पूरा हो गया ना। एक साइकिल किसको बोलते हैं, तो आप सभी जानते हो प्रत्यावर्ती धारा किसी एक ओर 0 से महत्तम मान पर जाए और फिर 0 तक जाए, अर्धचक्र हो गया। फिर दूसरी ओर 0 से महत्तम मान तक जाए और फिर 0 तक जाए, इस पूरे को हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है प्रत्येक साइकिल में 2 बार उसको करंट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर है। और हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ बेटा, आप लिख सकते हो साइकिल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 50 साइकिल, उसके 50 चक्र क्या हो रहे हैं पूरे हो जाते हैं। 1 सेकंड में 50 चक्र, 1 सेकंड में कितने चक्र बेटा 50 साइकिल। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब चूंकि प्रत्येक साइकिल में दो बार करंट कितना होगा बेटा 0, आई का मान कितना होगा 0, ये आप जानते हो। और कब कब 0 होगा, तो आप बता सकते हो सर T/2 पर और T पर, या फिर कोण में बताना है कि कुंडली कितना घूम रही है, तो आप बता सकते हो सर यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180, पाई और 2 पाई। जब कुंडली आधा चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है, यानी 180 डिग्री का कोण बनाती है, तब उसको करंट 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। और जब 360 डिग्री घूम जाती है, यानी पूरा एक चक्कर, तो भी उसको 0 मिलेगा। तो 2 बार, प्रत्येक साइकिल में कितनी बार बेटा 2 बार करंट क्या होगा 0 होगा। अच्छा ठीक है, इसलिए एक साइकिल में 2 बार, बात समझ में आ रही है। तो आप कितना चक्कर 1 सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है 50, तो इसलिए 50 साइकिल 2 बार, एक चक्कर में 2 बार, 2 चक्कर में 2 दूनी, तो ऐसे 50 चक्कर में 50 दूना 100 बार करंट क्या मिलेगा उसको बेटा। तो आप याद रखना प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले जितने भी उपकरण, उन सभी को 1 सेकंड में 100 बार करंट नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये जो बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। मतलब पहले बुझेगा तभी तो जलेगा, ऐसा भी बोल सकते हो। चलो ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे कोई भी उपकरण है, अच्छा आपको दिखाई क्यों नहीं देता है, तो आप बताओगे दृष्टि निर्बंधता के कारण। आपको प्रकाशिकी में ही पढ़ा दिया गया, हम कोई भी चीज देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 1/16 सेकेंड, कितना बेटा इतने सेकंड तक इमेज छपी रहती है। तो एक बार हम जलता हुआ देख लिए तो 1/16 सेकंड, बात समझ में आ रही है, यानी 1 सेकंड का 16वां भाग। और बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है ना। तो 1 सेकंड के 16वें भाग समय तक आपको जलता ही दिखाई देगा, और 1 सेकंड में तो ये 100 बार बुझ जल जाता है।
बात समझ में आ रही है? तो फिर जब आपकी इमेज धुंधली होने लगती है तब फिर आपको जलता हुआ दिखता है, तो इसीलिए जलता हुआ। अब आप कहोगे सर ये तो आप बता ले गए, अब आप बताइए जब फैन 1 सेकंड में इसको भी तो 100 बार करंट नहीं मिलता है, फिर भी ये घूमता रहता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा जवाब है, इनर्शिया, जड़त्व। भाई वो अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। आप 1 सेकंड में 100 बार करंट नहीं देंगे तब भी वो घूमता रहेगा, कहेगा हम गति की अवस्था में थे और गति की अवस्था में ही। आप यहाँ पर स्विच भी ऑफ कर दो तब भी थोड़ी देर तक घूमता रहता है। तो जितने भी उपकरण हैं उनको 1 सेकंड में 100 बार करंट नहीं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना? हाँ, ये जब आवृत्ति इतनी होगी तब के लिए। तो आज के लिए इतना ही, जाओ।